हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए क्या क्या देखने वाले हैं। जो हमारा ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सीईटी मेंस के लिए जो सिलेबस है उसके अंदर हमारा टॉपिक दिया हुआ है कि रोल ऑफ एनजीओज एंड रोल ऑफ कम्युनिटी एंड रोल ऑफ मीडिया। तो हम इन तीनों का रोल देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इन तीनों का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ एनजीओ। जो एनजीओज होते हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जो एनजीओ होती हैं हमारी, वो क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको बताते हुए चलूँगी, और इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक हमारी जो ब्रॉड जो सोच है वो थोड़ा सा डेवलप हो सके। ठीक है, तो देखिए, और जिन लोगों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं, 3 वीडियोज हो चुकी हैं और शायद बस 2 वीडियोज और आएंगी और डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बिल्कुल डी टू सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट करवाया है और अब इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत दुनिया के शीर्ष विविधता वाले आकर्षण के केंद्र में से एक है, जहाँ देश भर में एक विशाल स्वदेशी फैला हुआ है। देश विविध इलाकों और वनस्पतियों और जीवों की भीड़ का भी घर है। ऐसा अस्तित्व पक्षी और विपक्ष दोनों का वहन करता है। ऐसा ही एक जाल प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का अस्तित्व है। मानचित्र पर हर देश की यही दुर्दशा है और जब आपदा आती है तो सभी को नुकसान होता है। फ्रेंड्स, क्या बता रहा है कि जो हमारा जो इंडिया है वो एक कैसा देश है, बायोडाइवर्सिटी वाला देश है। ठीक है ना, जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर जैव विविधता ही पाई जाती हैं और साथ में जैव विविधताओं के साथ साथ यहाँ पर क्या आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बारिश नहीं होती है, कहीं पर अकाल पड़ जाता है और कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर ज्वालामुखी आ जाता है। तो देखिए आगे देखिए, आपदा प्रबंधन एनजीओ। जो एनजीओ होते हैं उनका रोल देखिएगा। आपदा प्रबंधन के पीछे की पूरी अवधारणा मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी भी रूप और संपत्ति के जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। प्रत्येक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम एक निश्चित कार्यक्रम का पालन करता है, जिसमें सामान्य रूप से 4 सर्वोत्कृष्ट कार्य होते हैं, जिनका उल्लेख नीचे दिया गया है। देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपदा प्रबंधन है, वो जो आपदाएं आती हैं वो प्राकृतिक रूप से भी आती है और मानव से भी आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इनसे निपटने के लिए जो 4 जो कार्य होते हैं वो करने चाहिए। वो 4 कार्य फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, हिंदी में उनको बोलेंगे समन, तत्परता, जवाब और वसूली। ठीक है, इनको मैं आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, समन, तत्परता, जवाब, वसूली। इनको मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में समझाती हूँ कि समन क्या होता है। ठीक है, मिटिगेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो कोई आपदा आती है उसका क्या किया जाए, समन किया जाए, उसके लिए फिर उसके लिए क्या किया जाए, प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए तैयारी की जाए, उसके लिए रेस्पॉन्स किया जाए और किस किस तरह से उनको फटाफट से रिकवर किया जा सके। तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कार्य है जो आपदाओं के टाइम पे नहीं किया जाता है। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी, तो ये सब तो होते हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये आपदा प्रबंधन कार्यक्रम आमतौर पर सरकार द्वारा संचालित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, एनपीओ आदि द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये विशेष लेख उन गैर सरकारी संगठनों और एनपीओ पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सरकारी बुनियादी ढांचे के बाहर काम करते हैं, क्योंकि हम जो आज पढ़ रहे हैं वो गैर सरकारी ढांचे पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, साल भर ऐसे कई अभियान और कार्यक्रम होते हैं जो इन संगठनों को या तो मौजूदा संकट के लिए धन जुटाने या भविष्य के किसी भी संकट के लिए तैयार रहने के लिए आयोजित किए जाते हैं। अब दबाई आपदा प्रबंधन है वो जरूरी क्यों है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लेके चल रही हूँ। ठीक है, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, आपदा कोई भी हो, ये क्या करती है, वनस्पतियों को भी नुकसान पहुँचाती है, जीवों को भी नुकसान पहुँचाती है, यानी जान और माल दोनों की क्या होती है, हानि होती है। तो इसलिए क्या है, हमें आपदा प्रबंधन जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। आपदा स्थल पर त्वरित और कुशल बचाव, राहत और पुनर्वास को सक्षम करके आपदा प्रबंधन समाधान लोगों को और संपत्ति को खतरे वाली जगह से हटाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, मानव आबादी के साथ साथ आसपास के वनस्पतियों और जीवों की जान बचाना। भाई मानव आबादी तो बचाएं ही बचाएं, आपदा कोई आती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, साथ में वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं, जो भी जीव हैं, उनकी भी जान बचाना है। सामुदायिक लचीलेपन के कारण निर्माण में आपदा प्रबंधन का संपूर्ण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण, कि जो सामुदायिक लचीलापन है वो जरूर होना चाहिए, जो हमारे कम्युनिटी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए।
भविष्य में होने वाली किसी भी क्षति को रोकने के लिए सभी कार्यों के भीतर सुरक्षा को मजबूत करता है। भाई जब आपदा प्रबंधन करेंगे तो हम बाद में ये भी देखेंगे ना कि ये जो आपदा आई थी वो आई क्यों थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, भाई दोबारा ऐसा होता है तो हमारी जो सुरक्षा है वो क्या हो, मजबूत हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक आपदा प्रबंधन बुनियादी ढांचे के होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। उचित कानून के माध्यम से पहले चल रहे समन कदमों के साथ बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना, कि भाई जो भी कानूनी व्यवस्था बनाई जाती है उसको बिल्कुल उचित ढंग से लेकर के चलना और बीमारियों की रोकथाम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं हम भारत में आपदा प्रबंधन के लिए काम कर रहे कुछ शीर्ष गैर सरकारी संगठन यानी कुछ एनजीओ हैं जो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए काम करते हैं, तो उनके नाम हमें याद रखने हैं। फर्स्ट है रैपिड रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स भारत का शीर्ष और पुरस्कार विजेता संगठन पूरे भारत में आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी सेवाएं प्रदान करता है। एक आपदा राहत संगठन के रूप में वे लोगों को जीवित रहने और उनको जीवन को बहाल करने में मदद करने के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका और आवास कार्यक्रम प्रदान करते हैं। जो रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं वो क्या है फ्रेंड, जो भारत का जो टॉप और इसको क्या मिल चुका है, पुरस्कार भी मिल चुका है। एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा एनजीओ है। ठीक, पूरे भारत में जब भी आपदाएं आती हैं तो उनके लिए आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी सेवाएं प्रदान करता है। ये जो आपदा राहत संगठन है ये लोगों को किस तरह से जीवित रखना है, उनके जीवन को किस तरह से सुचारू रूप से लेकर के चलना है, उनको भोजन, शिक्षा, आजीविका, इन सब चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई भी ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सभी क्या है मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, एनजीओज है ये। सकल रिलीफ फंड, जो सकल रिलीफ फंड है ये भी क्या है, एक एनजीओ है। पूछा जा सकता है कि आपसे सकल रिलीफ फंड क्या है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, एक नॉन गवर्नमेंट और एजेंसी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सकल रिलीफ फंड क्या है, एक एनजीओ है जो पिछले 1 दशक में बहुत अधिक कर्षण प्राप्त किया है। सकल रिलीफ फंड एक पहल है जो एक स्थानीय महाराष्ट्रीय समाचार पत्र द्वारा जिस देश में अपने राज्य और वंचित और दुर्भाग्यशाली लोगों की सहायता और समर्थन के लिए की जाती है। ठीक है, ये भी क्या है, एक एनजीओ है। नेक्स्ट आ जाता है केयर इंडिया। केयर इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो समुदायों को उन महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में मदद करता है जो वंचित या हाशिए पर हैं। स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा और आपदा राहत और लचीलापन में हमारे दीर्घकालिक और व्यापक हस्तक्षेप लंबे समय से चले आ रहे विकास के मुद्दों के रचनात्मक उत्तर प्रदान करते हैं। जो केयर इंडिया है ये भी क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन है, एक एनजीओ है जो क्या करता है, जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, ये महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो भौतिक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, आपदाओं के टाइम पे तो उससे जो क्या रह जाती हैं, वंचित रह जाती है। तो आपको यहाँ से क्या पॉइंट याद रखना है कि महिलाओं और लड़कियों को आपदा के समय पर सशक्त बनाने का काम कौन करता है, केयर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन हर साल मानसून असम पर कहर बरपाता है। हालांकि इस क्षेत्र में वर्तमान में असाधारण भारी प्री मानसून वर्षा के परिणाम स्वरूप बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है। स्माइल फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद लोगों को सूखा भोजन, स्वच्छता किट और आवश्यक किट उपलब्ध करवाने की पहल की है। जो स्माइल फाउंडेशन है वो मोस्टली कहाँ पर काम करता है, असम के अंदर काम करता है, क्योंकि असम पर मानसून के समय पर क्या आ जाती है, भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, भूस्खलन होती है, वहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स है वो होती है। तो स्माइल फाउंडेशन क्या करता है, वहाँ पर लोगों को सूखा भोजन प्रोवाइड करता है और स्वच्छता सफाई के लिए सैनिटरी किट देता है उनको, और जो भी आवश्यक किट होती है खाने पीने की वो भी प्रोवाइड करता है स्माइल फाउंडेशन। नेक्स्ट आ जाता है हिंडराइज। हिंडराइज संगठन सबसे बड़े भारतीय गैर सरकारी संगठनों में से एक है। ठीक है, ये भी बड़ा भारतीय गैर सरकारी संगठन है हिंडराइज, जो विशाल और बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज के विभिन्न हाशिए वाले वर्गों की मदद करने के लिए काम करता है। इन विकास लक्ष्यों के साथ साथ संगठन जानवरों और देश के भीतर विभिन्न आपदाओं में पीड़ित लोगों की मदद करने की भी दिशा में काम कर रहा है। तो जो हिंडराइज है वो भी क्या है, एक एनजीओ है। हेल्पएज इंडिया। हेल्पएज इंडिया हमेशा गैर सरकारी क्षेत्र के भीतर शिक्षा, आपदा राहत और शमन, वृद्धावस्था सेवाओं में आदि में अपने लक्ष्यों के साथ काम करने वाले बेहतरीन निकायों में से एक रहा है। जो हेल्पएज इंडिया है वो भी क्या करता है फ्रेंड्स, शिक्षा के लिए, आपदा राहत के लिए, शमन के लिए, वृद्धावस्थाओं के लिए, तो इन सभी में क्या प्रोवाइड करता है, अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है हेल्पएज इंडिया। कुछ और भी एनजीओ हैं जैसे कि ऑक्सफेम,
एक्शन एंड इंडिया, गूंज, अक्षय पात्र फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन, मानवता का ठोर ठिकाना, एकम फाउंडेशन, उज्जवल भविष्य के लिए समाज, अर्पण, साई अंडमान निकोबार प्रेरणा और शिक्षा ट्रस्ट, स्टेप्स एंड इंडिया, द्वीप विकास संगठन, विवेकानंद ग्रामीण और शहरी विकास संघ, नवजीवन ग्रामीण विकास सोसाइटी, ये सभी क्या हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एनजीओ है उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, एक एनजीओ की भूमिका आपदा प्रबंधन के लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, एनजीओ मूल रूप से निजी नागरिक है। जो एनजीओ बनाए जाते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रेंड्स क्या हैं? भाई गवर्नमेंट तो उनको चला नहीं रही है, जो वहाँ के जो निजी नागरिक है वही उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो जिनके पास संसाधन है और आपदा के मामले में पीड़ित आबादी की मदद करने के लिए सामान्य हित में है, यानी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ के निजी लोग हैं और वो इस तरह से मतलब पूरी तरह से भरपूर हैं, एनफ है उनके पास संसाधन कि वो लोगों की मदद कर सकें। ठीक है, आगे देखिए, आपदा प्रतिक्रिया और शमन ऐसे गैर सरकारी संगठनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रणालियों के उचित सेटअप के माध्यम से समन्वय को सरल बनाया जा सकता है और आपदा को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कि जो एनजीओज़ है वो एक तरह की बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो काम करते हैं, उनके पास उचित संसाधन होते हैं और जो वहाँ पे जो आपदा आई हुई होती है उसके लिए अच्छे काम करते हैं और उस आपदा को काफ़ी हद तक कम भी करते हैं। भोजन राहत, चिकित्सा सहायता, आश्रय और परामर्श के मामले में आपदा के मामलों में गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया लचीलापूर्ण निर्माण और जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भी लोगों को वहाँ पर जो लोग हैं, जब आपदा आ गई है, भूकंप आ गई है, बाढ़ आ गई है, तो वहाँ पर उन लोगों को भोजन प्रोवाइड करते हैं, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो मेडिकल हेल्प देते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? एनजीओ करता है। एनजीओ नेटवर्किंग आपदा हिट होने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं। जो एनजीओ होते हैं फ्रेंड्स, स्थानीय लोगों के बनाए हुए होते हैं, तो ये क्या करते हैं? त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं तुरंत। मतलब कोई भी अगर स्थिति गड़बड़ होती है, कोई भी आपदा आती है, तो ये तुरंत क्या देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। परिवारों को राहत प्रदान करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, आपदा के बाद अन्य प्रकार की सहायता आम जनता के लिए। भाई वो वहाँ के आम लोग ही हैं और उन लोगों की जो मजबूरियाँ होती हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझते हैं और उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मॉक ड्रिल और अन्य जो मिटिगेशन उपाय है वो निश्चित रूप से आपदा के प्रभाव को कम करते हैं। फ्रेंड्स, जो एक टॉपिक था हमारे पास एनजीओ का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देखा कि जो एनजीओ होते हैं वो किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना आपसे बिल्कुल मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और वैसे भी डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 5 या 6, बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों की हमें समझ होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का महत्व। ये हमारे दिया हुआ है कि जो कम्युनिटी है वो क्या रोल प्ले करती है आपदा जोखिम से निपटने में। आपदा जोखिम को कम करने के उपाय सबसे सफल होते हैं जब वे सीधे उन लोगों को शामिल करते हैं जिनके खतरों के संपर्क में आने की सबसे अधिक संभावना होती है। समुदाय आधारित तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणालियां जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने और आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। स्थानीय समुदायों के जोखिम के व्यवहार और संस्कृति को समझने में विफलता पूर्व चेतावनी प्रणाली सहित बुरी तरह से तैयार किए गए उपायों का कारण बन सकती है। फ्रेंड्स, जो आपदा जब होती है तो उससे सबसे पहले किसको पता लगता है? जो वहाँ पर स्थानीय लोग होते हैं उनको पता लगता है ना कि भाई जो किस तरह की आपदा आई है, बाढ़ आई है। अब असम में बाढ़ आ रही है तो सबसे पहले हमें थोड़ी ना पता लगेगा, असम के जो वहाँ के जो देसी लोग हैं उनको पता लगेगा। तो वही उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप्स वही उठाएंगे। स्थानीय लोगों की भागीदारी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहले जो इसके अंदर आपदाओं के अंदर जो सबसे पहले जो कदम उठाएगा वो कौन उठाएगा? तो सबसे पहले जो कदम है वो जो स्थानीय लोग हैं वही उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्थानीय लोगों की भागीदारी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है। ये आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित करेगी जो स्थानीय लोग होंगे उनकी भागीदारी। आपातकालीन प्रबंधन योजनाएं उसी टाइम पे मतलब एट ए टाइम बिल्कुल आपातकालीन जो सिचुएशन बन जाती है तो उससे पहले सबसे निपटने में कौन हेल्प करता है? जो स्थानीय प्रशासन है वही हेल्प करता है।
खतरों और न्यूनीकरण से संबंधित स्वदेशी ज्ञान और नवाचार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा राहत और पुनर्प्राप्ति प्रतिक्रियाओं में सीधे तौर पर प्रभावित समुदाय शामिल नहीं होते हैं और अक्सर सहायता के अनुचित और अस्थिर रूप प्रदान करते हैं। संगठित समुदाय हमेशा नीचे की जवाबदेही को लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। तो यही बात बताई गई है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो अभी जो पेंडेमिक होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो भी हमारे इसके अंतर्गत, जो हमारा अभी कोविड आया था तो वो भी क्या है, एक तरह की आपदा है। ठीक है, तो कोविड के दौरान पर क्या हुआ था, डिजास्टर था वो भी, कि जो लोग थे ना वो आपस में भी एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे भाई, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर नहीं जा रहा था, चाहे बेशक वो बेचारे मरे जा रहे हों, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं जा रहा था, उनको अन्न दाना पानी देने नहीं जा रहा था। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो कम्युनिटी है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है ना, कि कम्युनिटी एक दूसरे की क्या करे, हेल्प करे ऐसी सिचुएशन में, ताकि वो जो इस पेंडेमिक से जो गुजर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्थानीय प्रशासन है, जो कम्युनिटी है, वही क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास भारतीय डीएम ढांचा और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन अधिनियम आप लोगों से पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना है, 2005 में। यह स्थानीय अधिकारों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा या न्यूनीकरण की रोकथाम के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। यह आपदा प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों की भागीदारी को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। जो भी समाज कल्याण के जो लोग हैं, जो भी संगठन है, जो आपदाओं से निपटने में लोगों की हेल्प करते हैं, तो उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। और जिन लोगों ने पीछे की जो 3-4 क्लासेज हो चुकी हैं वो देखी हैं, तो उनको ये बिल्कुल बहुत ही ईजी चैप्टर लग रहा होगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति। आपदा प्रबंधन पर जो राष्ट्रीय नीति है वो कब आई थी, 2009 के अंदर आई थी। ठीक है, आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति एनपीडीएम बोलते हैं। ये समुदाय आधारित आपदा तैयारी पर विशेष जोर देती है। क्या कहती है, जो समुदाय है उसके जो समुदाय है वो जितनी ज़्यादा पहल करेगा तो उतना ही ज़्यादा ईजी होगा आपदाओं से निकलने में। यह समुदाय को आपदा प्रतिक्रिया की प्रक्रिया के आधार पर रूप में पहचानता है। कमजोर वर्गों के प्रशिक्षण, सिमुलेशन और मॉक ड्रिल पर भी जोर देता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016-2019 में जिसको अपडेट किया गया है। योजना को पहली बार 2016 में जारी किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब शुरू की गई थी फ्रेंड्स, 2019 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य है भारत को आपदा के लिए क्या बनाना है, लचीला बनाना है। कि भाई सिर्फ मतलब बाध्यकारी नहीं बनाना है, इसको फ्लेक्सिबल बनाना है कि लोग अपनी मतलब मर्जी के हिसाब से भी एक दूसरे को आपदाओं से निकलने में क्या करे, हेल्प करे। आपदाओं को क्या किया जा सके, न्यूनीकरण किया जा सके। हम लोगों ने सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ा था पिछली क्लास में, तो जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसी के दिशा निर्देशों का पालन करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 के अंतर्गत बताया गया है। आपदा जोखिम को समझना, कि जो आपदा से होने वाले जो जोखिम है, जो कष्ट हैं, जो पीड़ा है, उनको समझा जाए। आपदा जोखिम प्रशासन में सुधार, कि जो वहाँ का जो प्रशासन है उसके अंदर क्या किया जाए, सुधार किया जा सके। आपदा न्यूनीकरण में निवेश, आपदा न्यूनीकरण में क्या किया जाए, निवेश किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, चाहे वो सरकारी संगठन कर रहे हो, गैर सरकारी संगठन कर रहे हो, लोगों का समूह कर रहा हो, उन सभी को प्रोत्साहित किया जाए। प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए आपदाओं के लिए तैयारियों को बढ़ाना और आपदा के बेहतर तरीके से वापस निर्माण करना। प्रभावी जो आपदाएं आ रही हैं उनको प्रभावी तरीके से किस तरीके से कम किया जा सकता है। ठीक है, योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। इस आपदा में प्रबंधन में सभी चरण शामिल हैं, जैसे कि रोकथाम, भाई आपदा आ रही है उसको रोकना, उसका समन से आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी आपदा आती है तो उसको रोकने के लिए जो भी हम करते हैं ना, उसको कम करने के लिए जो भी उपाय करते हैं वो समन कहलाएंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया, कि भाई हम जब आपदा घटित हो चुकी है तो उसके बाद हम क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं। पुनर्प्राप्ति, उनकी दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी किस तरीके से कर रहे हैं। भाई जो लोग बेघर हो चुके हैं उनको घर प्रदान कर रहे हैं, खाना नहीं है खाना दे रहे हैं, बच्चों के पास स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है, उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी योजना की क्या है, विशेषताएं हैं। यह प्रत्येक खतरे के लिए सेंडाई ढांचे में प्रतिपादित 4 प्राथमिकताओं का उपयोग करता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जो मिटिएशन, जो हमारे समन, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति, जो हमारे पहले भी आ चुके हैं। योजना में प्रतिक्रिया योजना एक मैट्रिक्स रूप में व्यवस्थित 18 व्यापक गतिविधियों की पहचान करती है, जिनका उपयोग रेडी रेकनर के रूप में किया जा सकता है। यह आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। एक जिम्मेदारी मैट्रिक्स है जो वहाँ की जो भी एजेंसियां हैं उनको प्रोत्साहित करती है। यहाँ आगे तीसरे स्तर,
आप लोगों ने देखा था ना, जो हमने पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके अंदर क्या था फ्रेंड, सबसे पहले हमारे पास एनडीएमए था जो नेशनल लेवल पर काम करता था, फिर एसडीएमए जो स्टेट लेवल पर काम कर रहा था, फिर क्या आया था हमारा डीडीएमए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहा था। ठीक है, तो जब उसके आगे जब तीसरे स्तर पर पंचायतों और जो शहरी स्थानीय निकाय है, विशिष्ट भूमिकाओं वाली एजेंसियों और विभागों के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो पंचायत हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनको भी आपदाओं की रोकथाम के लिए कार्य करने चाहिए। डिज़ाइन ऐसा है कि तैयारी की स्थिति के आधार पर इसे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में बढ़ाया जा सकता है। आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय को तैयार करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि भाई आपदाओं की क्या की जाए, सूचना पहुंचाई जाए लोगों तक। ठीक है, उनके बारे में अवेयर किया जाए कि किस तरह से उनसे बचा जा सकेगा। इस तरह से डिज़ाइन तैयार किया गया है। यह समुदायों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकताओं की पुष्टि करता है क्योंकि वे आपदाओं के पहले उत्तरदाता हैं और इस क्षमता निर्माण में समुदायों और समुदाय के नेताओं के बारे में जागरूकता, संवेदीकरण, उन्मुखीकरण और विकासशील कौशल शामिल हैं। अब देखिए उठाए जाने वाले कदम क्या क्या हैं। जो भाई समुदाय है, जो कम्युनिटी है, वो किस किस तरह से कदम उठाती है, उनके बारे में अब हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझते हुए चलना है। सामुदायिक तैयारी। सामुदायिक तैयारी को एक प्रतिकूल घटना के परिणामों का जवाब देने के लिए एक समुदाय की उन्नत क्षमताओं के रूप में माना जा सकता है, ताकि लोगों को पता चल सके क्या करना है। अगर कोई चेतावनी जारी की जाती है या कोई खतरा है तो क्या करना है। ठीक है, सामुदायिक तैयारी से मतलब क्या है कि जैसे कि वहाँ पर मान लो अब बाढ़ आने वाली है, तो बाढ़ का कुछ टाइम पहले पता लग जाता है कि भाई इस इलाके में बाढ़ आएगी, बारिश ज़्यादा हो रही है। ठीक है, नदियाँ भर चुकी हैं, डैम भर चुके हैं, तो बाढ़ आएगी, तो वहाँ पर अलर्ट जारी करना चाहिए। जो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जो वहाँ के समुदाय हैं, उनको क्या करना चाहिए, अलर्ट जारी करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। सामुदायिक तैयारी कार्यक्रम के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, देखिए आपदा प्रबंधन के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना, कि लोगों को अवेयर करना कि भाई कोई आपदा आ गई है तो उससे में भागना नहीं है, जो भी लोग उसमें फंस गए हैं उन सबको क्या करना है, उससे बचाना है। तो इस बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ानी। सामुदायिक तैयारी कार्यक्रम के प्रमुख घटक जागरूकता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करना, स्थिर, विश्वसनीय और प्रभावी पूर्वक चेतावनी प्रणाली की तैनाती, कि भाई जो भी वहाँ पे कोई पैंडेमिक आने वाला है, अगर उसके पहले से उसका पता लगाया जा सकता है तो उसको स्टिक मतलब विश्वसनीय, ये नहीं कि झूठ मूठ में, जैसे कि मौसम की जानकारी हमें मिलती रहती है ना, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करते रहते हैं, तो इसलिए उसकी विश्वसनीय तैयारी, उसकी चेतावनी देना। समन तैयारी और चेतावनी संचार के लिए अनुकूल सामुदायिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए प्रभावी संदेश का विकास, लोगों के अंदर इस तरीके से अवेयरनेस लाई जाए कि भाई किस तरह से कोई आपदा आ गई उसका समन किया जाएगा, तैयारी की जाएगी, लोगों को चैलेंज जो भी आएंगे उनसे किस तरह से निकलना है। नेक्स्ट आ जाता है सामुदायिक आधिकारिकता। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होने के नाते समुदाय में खुद आपदाओं का जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। इस कारण से समुदायों को उन जोखिम के प्रबंधन में शामिल होना चाहिए जो कि उनकी भलाई के लिए खतरा बन सकते हैं। समुदायों की उनकी समन परियोजना और कार्यक्रम को लागू करने और सरकारों को एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की मदद में तकनीकी और कानूनी रूप से सहायता लेनी चाहिए। कि सबसे पहले जो समुदाय है वही बताता है, तो उसको अपनी जवाब देने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ अगर घटना हो रही है तो उसका जवाब वो किस तरीके से देगा। समय और संसाधन बजट, भाई समय के रहते चेतावनी की जानी चाहिए और अपना संसाधन का बजट इतना होना चाहिए कि भाई किसी भी तरह की अगर मानवीय, भौतिकीय, वित्तीय किसी भी तरह की आपदा आती है तो उसको कुशलतापूर्वक उसका क्या किया जा सके, निवारण किया जा सके। अभिसरण, केंद्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वित सरकारी योजनाएं, जो भी सरकारी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, सरकार राज्यों द्वारा चलाई जा रही है, तो उनका उचित तरीके से जो समाज है उसके अंदर किस तरीके से प्रसारण किया जा सकता है, ये होना चाहिए। जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए स्कूली शिक्षा, पेयजल, ये जो चीज़ें चलाई जाती हैं इनके बारे में लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लिंग संवेदनशील CBDM, जो समुदाय के आधार पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो कदम उठाए जाते हैं। मौजूदा महिला नेटवर्क के साथ काम करने से समुदाय के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने में मदद मिलती है। क्या बता रहे हैं, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, भाई जहाँ वहाँ पर जो महिलाएँ हैं, ये नहीं कि भाई जो पुरुष है वही काम करेंगे, नहीं, महिलाओं की भागीदारी को भी उसके अंदर सुनिश्चित करना चाहिए। महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं और महिलाएं बहुत कुछ नहीं ज़्यादा करती हैं। ठीक है, अन्य वंचित समूहों को शामिल करना, आपदा के बाद होने वाली अधिकांश मौतें और चोट आमतौर पर महिलाओं, बच्चों, वंचित समूह जैसे विकलांग, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह,
में देखने को मिलती है। तो जो अन्य जो समूह हैं इनको भी उसके अंदर शामिल करना है। जो हम एक हमारी जो तैयारी कर रहे हैं कि हमें आपदा से किस तरह से निपटना है, तो महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, उनको भी क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है। स्थान विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए अब इसके अंदर क्या बताया गया है। संकट प्रबंधन जागरूकता को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पेशेवर, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। भाई समुदाय आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि जो संकट प्रबंधन है, भाई जो भी आपदाएं आती हैं उनसे निपटने के लिए जो भी प्रबंध किए जाएंगे उनको स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण जो भी कर रहे हैं उसके अंदर उसको सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्यों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों, सिविल सेवकों, पुलिस कर्मियों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यों में आपदा जागरूकता को शामिल किया जाना चाहिए। भाई कृषि है, सिंचाई है, जो भी सार्वजनिक काम है जहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं, सिविल सेवक आते हैं, पुलिस कर्मी आते हैं, उन सभी को भी आपदा जागरूकता से किस तरह से, मतलब आपदा से किस तरह से निपटना है, इन चीज़ों के लिए उनको जागरूक किया जाए, उनके लिए कार्यक्रम चलाए जाएँ। विधायकों, नीति निर्माताओं, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित नेताओं के लिए अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। जो हमारे इलाके के जो विधायक हैं, नीति निर्माता हैं, या सरपंच है, पंच हैं, जो भी हमारे जिला पार्षद होते हैं, जो भी होते हैं, उन सभी के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। भाई आपदाओं से किस तरह से निपटा जाएगा, इन चीज़ों की नॉलेज उनको भी दी जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए इन सुझावों के विवरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आपदा प्रबंधन योजनाओं को समुदाय के पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए। भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास भी जो भी ज्ञान है, जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज चली आ रही है, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। भाई आपदा से जन और माल दोनों का नुकसान होता है, और सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे स्थानीय समुदाय निभाते हैं, जो कि केंद्र सरकारों से जुड़े हुए होते हैं। तो स्थानीय समुदायों को मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, रोल ऑफ NGOs पढ़ लिया, कुछ महत्वपूर्ण NGOs देख लिए। अब देन हमने रोल ऑफ कम्युनिटी पढ़ लिया। तो थर्ड टॉपिक हमारा जाता है रोल ऑफ मीडिया। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे 2-3 टॉपिक बचे हैं जिनको हम जल्दी आने वाले 2-3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश है कि इस वीक में आप लोगों को कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट करवा दूँ। देन उसके बाद EVS के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मीडिया जो होती है, मीडिया का क्या काम होता है। मीडिया इन्फॉर्म करती है, एजुकेट करती है। ठीक है। वॉचडॉग, शार्पन द ओपिनियन, आप जो लोगों की जो राय है वो एक दूसरे तक पहुंचती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो PPT है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज की है। आप लोगों को हिंदी में भी मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। भाई मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है भाई, मास मीडिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक, काफ़ी मात्रा में समूह के लोगों तक कोई भी बात पहुंचानी है, कोई भी सूचना पहुंचानी है, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है, मीडिया रोल प्ले करता है। मीडिया में क्या क्या आ गई, टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गया, मूवी आ गई, न्यूज़पेपर आ गई, इंटरनेट आ गई। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है और एक प्रिंट मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया में हमारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो आ जाते हैं। ठीक है। सॉरी, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है वो आते हैं प्रिंट मीडिया के अंदर। तो देखिए, रोल ऑफ मीडिया इन डिजास्टर। डिजास्टर्स के अंदर मीडिया का क्या रोल होता है, समझते हुए चलना है, रटना नहीं है, ये मत करना कि इंग्लिश में है, हिंदी में है। ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। भाई जब मैंने जो डिजास्टर है वो आया नहीं है, उससे पहले मीडिया का क्या रोल है। एनालिसिस ऑफ रिस्क, सोर्सेज एंड पैटर्न्स, कि भाई किस तरह से जो रिस्क है, खतरा है, जो जोखिम है, वो किस सोर्स से आ रहा है, इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना लोगों को। और किस तरह का उसका पैटर्न चला हुआ है, भाई इतने टाइम में यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ये जो टाइम है जून के महीने में यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल बता रही हूँ। पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक को क्या करना, इन्फॉर्म करना। ये सब आपदा आने से पहले की बातें हैं। ठीक है। अर्ली वार्निंग, भाई TV पर, समाचार पत्रों में पहले से ही वार्निंग दे देना, भाई वहाँ पर जून में क्या आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। प्रिपेयर्डनेस इन्फॉर्मेशन, और किस तरह से उस आपदा से बचना है, ये सूचना भी लोगों तक कौन पहुंचाता है, मीडिया पहुंचाता है। भाई बाढ़ आने वाली है तो हमें क्या करना है, या तो हम उस इलाके को छोड़ के चले जाएं, या ऊंचे स्थानों पे चले जाएं, या फिर हम अपना जो हमारा जो भोजन है, जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, लकड़ी के कुछ गट्ठे वगैरह होते हैं, उनको इकट्ठा कर ले ताकि बाढ़ के टाइम में वो हमारी हेल्प कर सके। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाए, अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए।
बी प्रोएक्टिव, राइट अबाउट डिजास्टर एंड देयर पोटेंशियल थ्रेट्स बिफोर दे हैपन, इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट विच DRR मेजर्स हैव बीन, यही बातें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया डूरिंग डिजास्टर्स। अब डिजास्टर्स हो चुकी है, अभी पहले हम लोगों को वार्न कर दिया मीडिया की हेल्प से, अब क्या हो गई है, डिजास्टर्स हो चुकी है, तब मीडिया का क्या रोल है, तब मीडिया क्या भूमिका प्ले करता है। एडवाइज द पब्लिक ऑन एक्शंस टू बी टेकन, लोगों को सलाह देना कि भाई यहाँ पर ये एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप क्या रखें, सब्र रखें, थोड़ा अपनी तरफ से भी कोऑपरेट करें। इन्फॉर्म द पब्लिक विद टाइमली एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, पब्लिक को जो और जनता है उनको भी इन्फॉर्म करना। मान लो असम में बाढ़ आ रही है तो हरियाणा वाले हैं, उनको भी मीडिया की हेल्प से क्या किया जाता है भाई, इन्फॉर्म किया जाता है भाई वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, वहाँ पे लोगों को पैसों की ज़रूरत है क्योंकि खाने के लिए अन्न चाहिए। ठीक है, भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग डोनेट करें। ठीक है, इस तरह की जो पहल है वो मीडिया कर सकता है। अपडेट ऑन एक्शंस टेकन बाय स्टेक होल्डर्स, फिर जहाँ वहाँ पर जो बचाने वाले लोग हैं उनके द्वारा क्या एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि लोगों में अफरा तफरी ना मचे, इस चीज़ों की जानकारी मीडिया पहुँचाता है। फैसिलिटेट, लोगों को मतलब एक सुविधादाता की तरह काम करता है मीडिया, सुविधाएं प्रोवाइड करता है। ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अफेक्टेड ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स अफेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में ब्रॉडकास्ट करना, सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, ये काम करता है जब डिजास्टर्स हो गया है तब। रोल ऑफ मीडिया आफ्टर डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर्स के बाद क्या काम करता है मीडिया। कम्युनिकेट रिहेबिलिटेशन प्लान्स, कि भाई जो लोग थे जिनको क्षति हुई है उनको उनका रिहेबिलिटेशन करना है, उनका पुनर्वास करना है, उनको घर बना के देना है, उनको दोबारा से उसी ट्रैक पे लेकर आना है। तो इस बारे में क्या सरकार के द्वारा पहल की जा रही है, क्या NGOs पहल कर रहे हैं, इनके बारे में लोगों को अवगत करवाना। आइडेंटिफाई गैप्स इन रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन इनिशिएटिव, कि जो भाई रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं तो उनमें कितना टाइम लगेगा, इस बारे में भी लोगों को अवगत करवाना। शेयर प्रिकॉशनरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर थ्रेट्स, अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो उससे लोग किस तरह से सावधान रहेंगे, किस तरह से उससे निपटारा करेंगे, इन चीज़ों के बारे में भी जो मीडिया है वो लोगों को अवगत करवाता है। मीडिया इन डिजास्टर सेटिंग, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है मीडिया की हेल्प से। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि लोग ना गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए और मीडिया को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अब देखिए कुछ पॉइंट देख लिए। आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका, आपदा के दौरान पीड़ित लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना मीडिया करता है, सुविधाएं पहुंचाता है। ठीक है, प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी, अब हमें क्या पता लग रहा है कि असम में बाढ़ आ रही है, हमें कहाँ से पता लगेगा, मीडिया से ही पता लगता है। प्रभावित क्षेत्रों की मदद करने के लिए प्रोत्साहन, जो मीडिया है वो लोगों को अवेयर करता है कि भाई लोगों की क्या करो, हेल्प करो जो लोग क्षतिग्रस्त हैं। प्रभावित क्षेत्र के परिवहन तंत्र की जानकारी, भाई उधर से मत जाना, वहाँ पे सड़क टूट गई है, ये चीज़ें कौन बता देता है हमें, किससे पता चल जाती हैं, मीडिया से पता लग जाती हैं। प्रभावित जन के परिवार के लोगों से बात करना कि भाई वहाँ पर उस पैंडेमिक में जो भी हमारे परिवार के जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको हम देख पाते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं। प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की समस्याएं जानना और बताना, जो मीडिया है वहाँ जा कर के रिपोर्टिंग करता है, वहाँ की समस्याएं जानता है और लोगों को बताता है। घटना घटने के कारण, अब घटना हुई है वो घटी क्यों है, इस चीज़ की रिपोर्टिंग भी करते हैं। सरकार का आपदा पीड़ित लोगों तक ध्यान खींचने की ओर अग्रणी करना, अगर सरकार वहाँ पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है तो मीडिया क्या करता है, लोगों की जो बात है वो सरकार तक पहुँचाता है। आपदा और महामारी के समय किसी भी जरूरी सामग्री का कालाबाजारी न हो सुनिश्चित करना, वही आपदा आ गई है, महामारी आई हुई है, तो किसी भी चीज़ की कालाबाजारी ना हो, किसी भी चीज़ का मिसयूज ना किया जाए। ठीक है ना, तो ये सुनिश्चित करना। घटना का फॉलो बैक करना, ये सब काम कौन कर रहा है, मीडिया कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं था, जो पॉइंट याद करने के आए हैं वो मैंने आपको बताए भी हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है। बस मैं तो यही कहूँगी आप लोगों के साथ कि आपका जो भी कमेंट होता है मुझे नेक्स्ट वीडियो फटाफट से बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब कुछ समझाने का था, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मिलती हूँ दूसरी प्रोडक्टिव वीडियो में।